लेट्स कंटिन्यू विद अवर न्यू चैप्टर डे 3 दैट इज़ द सोर्स ऑफ बिजनेस, जिसका हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या दिया हुआ है, प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर का मतलब ही क्या होता है चिल्ड्रन, कि सबसे पहला जो भी हमें शेयर मिलेगा या डिविडेंड जो प्रॉफिट होगा वो किसके पास जाएगा, प्रेफरेंस शेयर के पास जाएगा। अब फिर उसके बाद अगर कुछ प्रॉफिट जब बचता है तो वो फिर जाता है किसके पास, इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर क्या होता है, सबसे लास्ट में आता है, पहले प्रेफरेंस शेयर ही होता है। तो यहाँ पे मीनिंग ही दिया हुआ है, द शेयर हैविंग first right to receive dividend from the company profit and at the time of liquidation of company have first right of getting the repayment। मतलब प्रेफरेंस शेयर के पास पूरा राइट है कि वो कंपनी से सबसे पहले डिविडेंड ले सकता है जो भी प्रॉफिट आता है, और साथ ही साथ अगर जब कंपनी बंद होने वाली है, अगर उसको पैसे की ज़रूरत है तो सबसे पहले वही जाके अपने लिए पैसा ले सकता है। तो इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेफरेंस शेयर। वहीं पे अगर हम प्रेफरेंस शेयर की बात करते हैं तो उसके पास 6 कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहले आता है हमारे पास डिविडेंड। यहाँ पे डिविडेंड के पास पूरा राइट है, राइट सबसे पहला शेयर है। सबसे पहला उनको बेनिफिट यही है कि वो अपना जब भी उनको चाहिए वो अपने डिविडेंड शेयर ले सकते हैं। और लेकिन एक यहाँ पे बात होगी, जो भी फिक्स प्राइस होगा, जो भी फिक्स रेट होगा उसी बेस पे, फिर चाहे कैपिटल एक्स्ट्रा क्यों ना हो, जिससे ज़्यादा भी अगर प्रॉफिट हुआ होगा, लेकिन अगर उनका एक रेट या एक परसेंटेज फिक्स किया गया तो उनको उतने ही परसेंटेज का प्रॉफिट मिलेगा। राइट टू वोट, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पूरा राइट है कि वो अपने हिसाब से मैटर को देख के, रिलेटिंग टू द मैटर और उनके इंटरेस्ट के हिसाब से वो वोट दे सकते हैं। प्रेफरेंस, यहाँ पे इन्वेस्टर सबसे पहले तो प्रेफरिंग करेंगे टू बाय दिस टाइप्स ऑफ शेयर्स एज दे लाइक टू हैव। उनको पहले तो वो वैसे ही वही टाइप्स के शेयर परचेज करेंगे जहाँ पे उनको इनकम भी हो सके या उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट भी हो सके, और प्लस उसकी स्टेडी मतलब फिक्स इनकम भी हो और सिक्योरिटी भी हो कैपिटल का। मार्केट प्राइस, साथ ही साथ यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा, यूजुअली जो भी है, मतलब व्हेन देयर इज़ अ चेंज, अगर मार्केट में अगर कोई चेंज है तो नो डाउट उनको भी चेंजेस लाना पड़ेगा। मतलब डिपेंड करता है कि रेट क्या चल रहा है, या प्राइस ऑफ दिस शेयर्स यूजुअली रिमेन स्टेडी। मोस्टली ऐसे तो रहता है ये सेम, लेकिन कभी कभी नहीं भी होगा तो हमें उस चीज़ के लिए भी रेडी रहना चाहिए। मतलब मार्केट में उसका शेयर के ऊपर नीचे प्राइस हो सकती है। प्रिपरेशन ऑफ दिस, यहाँ पे ये जो शेयर होती है वो इक्विटी शेयर, मतलब यहाँ पे जो शेयर है, यहाँ पे शेयर्स आर कंपेयर विद इक्विटी शेयर होल्डर, द प्रोपोर्शन ऑफ रिस्क इज लेस ड्यू टू, यहाँ पे कम रिस्क होता है ड्यू टू, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी, मतलब इंपॉर्टेंट क्या दी जाती है, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। जो हम वापस रीपेमेंट करते हैं उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, जिसके वजह से हमें रिस्क कम होती है कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर। वहीं पे अगर हम बात करते हैं, फिर लास्ट आता है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। यहाँ पे इवन एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, जब हमारा कंपनी बंद होने लगता है, और जैसे ही आफ्टर द रिपेमेंट ऑफ ऑल द लाइबिलिटीज, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव प्रेफरेंस ओवर द इक्विटी शेयर होल्डर टू गेट रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल। जैसे ही उसको ज़रूरत पड़ेगी तो वो वापस अपने शेयर्स ले भी सकता है। उसके बाद आता है टू टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर है। एक होता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर बिफोर 20 ईयर, और एक होता है 20 ईयर के बाद। जैसे कि अगर हमने बैंक में पैसा डाला है, हम बोलते हैं ना 20 साल तक वो पैसा वहीं पे रहेगा, तो जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम उसके पहले निकाल सकते हैं। और कोई भी टाइम क्या होता है कि 20 साल के बाद भी हम वो पैसा ले सकते हैं। जैसे 10,000 मैंने दिया है सामने वाले को, अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं उसको बोलूँगी एक पेपर पर कॉन्ट्रैक्ट बना लेंगे कि हम 20 साल तक या 20 साल के बाद दे देना। तो वही चीज़ होता है कि हम जब चाहे वो चीज़ ले सकते हैं जब हमारी है, या फिर हम उसको दे भी सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, यहाँ पे जो भी रेट प्रेफरेंस शेयर्स है, हम या तो 20 ईयर्स पहले हम कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आफ्टर 20, मतलब हम वो पेपर जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था वो दे के हम अपना पैसा वापस ले सकते हैं। फिर उसके बाद आता है रिटेन प्रॉफिट या फिर प्लाव बैक ऑफ प्रॉफिट। रिटेन प्रॉफिट मतलब during sound financial position, company earns more profit. Instead of distributing all profit in a form of dividend, company keeps some parts of profit in a form of reserve in the business। अब जो भी है फाइनेंशियल पोजीशन, अगर हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन में अगर हमने बहुत ज़्यादा ही प्रॉफिट कमाया है, लेकिन फिर भी सारी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करने के बदले डिविडेंड कंपनी को, उसके बदले जब हम कुछ पैसा, सम पार्ट्स ऑफ प्रॉफिट अगर हम रिजर्व करते हैं बिजनेस में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाविंग बैक ऑफ प्रॉफिट या फिर रिटेन प्रॉफिट। मतलब वो प्रॉफिट हम क्या करेंगे, वापस जब बिजनेस में ज़रूरत रहेगी हम उसी पैसे को वापस यूज़ कर सकते हैं, या फिर जब कभी लॉस हो रहा है तो भी हम मतलब टोटली पूरा पैसा डिविडेंड के रूप में हम किसी को शेयर नहीं कर सकते।
सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास उसके एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है उसके एडवांटेजेस, जैसे यूजफुल इन टाइम ऑफ रिसेशन। मोस्टली क्या होता है, नेगेटिव चेंजेस इन द मार्केट एज वेल एज टू फेस द डिफिकल्टी अराइजिंग इन टाइम्स ऑफ रिसेशन द रिटेन प्रॉफिट इज़ वेरी यूजफुल। जब मार्केट में प्राइस कुछ नेगेटिव चल रही है या हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं रिसेशन के टाइम पे, उस टाइम पे हमें ये प्रॉफिट काफ़ी यूजफुल रहता है। यूजफुल इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्यूचर प्लान। फ्यूचर में हम किस तरह से पैसे को यूज़ करना है, डेवलप करना है, एक्सपांशन करना है बिजनेस को, न्यू टेक्नोलॉजी को, मॉडर्नाइजेशन को लाना है, कैपिटल ज़्यादा शेयर किसी को ना एक्सटर्नल सोर्सेज में ज़्यादा खर्चा करना है, तब हम इसका यूज़ कर सकते हैं। यूजफुल टू परचेज द न्यू एसेट्स एट द टाइम ऑफ एस्टिमेट लाइफ ऑफ एसेट। अब कोई चीज़ हम क्या करेंगे, एक चीज़ है, अब दूसरी जगह भी हम जा रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, तो ये जो प्रॉफिट होता है हम अपने न्यू एसेट परचेज करने में यूज़ कर सकते हैं। फिक्स डिविडेंड पॉलिसी। सम टाइम क्या होती है, कंपनी एडॉप्ट अ स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी देन द रिटेन अर्न बिकम पॉसिबल। क्या हो जाता है, जब कभी कभी कोई कंपनी क्या होती है, स्टेबल होती है अपने डिविडेंड पॉलिसी पे, तो उस टाइम पे अर्निंग बिकम यूजफुल, तो उस टाइम पे यही जो रिटेन इनकम होती है वो हमें यूजफुल होती है। बर्डन फ्री एसेट एट as it is a source of ownership capital retain profit there is no need to create burden on the asset। अब ये एक तरीके से रिटेन प्रॉफिट है, इसलिए हमें कोई बर्डन भी नहीं होता है एसेट्स को लेके परचेज। बोरोड कैपिटल कैन बी रीपेड। अगर हमने रिटेन प्रॉफिट आर यूजफुल, हम जब किसी से लिया है तो हम उसको ये पैसा हम यूज़ कर सकते हैं उसको रिटर्न के लिए। डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब ड्यू टू हैविंग अ रिटेन प्रॉफिट द बिजनेस यूनिट हैज़ नॉट टू डिपेंड ऑन टू रेज द कैपिटल बाय एक्सटर्नल। अगर हमारे पास उतना एक्स्ट्रा बेनिफिट रखा है या बजट है तो हमें दूसरे एक्सटर्नल सोर्सेज से पैसा लेने की ज़रूरत नहीं है, जिसके वजह से और उनको इंकर्ड इन गेटिंग द कैपिटल देयर इज़ अ डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ, और जिसके वजह से हमारा जो कॉस्ट होता है वो नीचे हो जाता है, ठीक है। देन ओनर फंड्स। उसके बाद आता है ओनर का फंड। प्लाविंग बैक ऑफ प्रॉफिट इज एन ओनर फंड। ये एक तरीके से ओनर का फंड होता है बिकॉज देर इज़ नो नीड टू पे इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे हमें इंटरेस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आई होप आपको एडवांटेजेस क्लियरली समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द लिमिटेशंस। क्या क्या उसके लॉस भी है या जिससे बेनिफिट नहीं है। इंक्रेजमेंट टू मोनोपोली। एक्सेसिव प्लाविंग बैक ऑफ प्रॉफिट इंक्रेज द मोनोपोली। मोनोपोली में ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज़ होता है, मतलब क्यों ज़्यादा हम इंक्रेज करते हैं इस वजह से। प्रमोट द स्पेकुलेशन। मैनी टाइम मैनेजर ऑफ द बिजनेस बाय पेइंग लेस डिविडेंड। मतलब बहुत टाइम ऐसा होता है कि जो बिजनेस का जो मैनेजर होता है वो कम डिविडेंड पे करके एग्जिस्ट प्रॉफिट टू रिजर्व फंड, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करता है। एज अ रिजल्ट जिसकी वजह से मार्केट प्राइस ऑफ शेयर डिक्रीज होती है, जिसकी वजह से मार्केट की जो शेयर्स होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज होती है। एट दिस टाइम डायरेक्टर बाय द शेयर एंड इन फ्यूचर दे डिक्लेयर द हाई। और उसी टाइम पे जो डायरेक्टर होता है वो परचेज करता है और उसको हायर डिविडेंड। एंड व्हेन मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इंक्रीज then by selling such share at higher price they receive the personal profit। और जब अगर खुद के पास इंक्रीज भी हो रहा है मार्केट के शेयर के कंपेयर में तो क्या करेंगे, then by selling such share, उस शेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस में बेचकर वो अपना पर्सनल प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। फिर उसके बाद आता है डिफ़िकल्टी फॉर फाइनेंशिंग द वीक एंड फॉर न्यू कंपनीज। मोस्टली जो कंपनी कमज़ोर है या जो नवी कंपनी है उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम फेस होता है। नो बेनिफिट टू स्मॉल इन्वेस्टर। छोटे छोटे जो लोग होते हैं, छोटे छोटे इन्वेस्टर होते हैं जो मतलब स्मॉल इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन बिजनेस यूनिट। छोटे लोग छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं जो कम पैसा इन्वेस्ट करके हाई एक्सपेक्टेशन ऑफ हाई और ज़्यादा की उम्मीद रखते हैं, तो उस टाइम पे ये एक तरीके से मतलब उनको कोई बेनिफिट नहीं है ना। इफ़ डायरेक्टर प्रिफर ब्लाउ बैक प्रॉफिट मोर नेसेसरी देन द स्मॉल इन्वेस्टर डू नॉट गेट अ सफिशिएंट डिविडेंड। अगर उनको ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए लेकिन उनका इन्वेस्टमेंट ही कम है या कोई, तो उनको उस तरीके का सफिशिएंट डिविडेंड नहीं मिलता, जिसके वजह से उनको कोई प्रॉफिट भी नहीं है। आई होप आपको समझ में आएगा। लिमिटेशन मतलब अगर हमें डिफ़िकल्टी, अगर न्यू कंपनी है या वीक है तो उनको प्रॉब्लम फेस करना ही करना है, डिफ़िकल्टी है, बेनिफिट नहीं है। अगर स्मॉल इन्वेस्ट छोटा सा इन्वेस्ट करके लार्ज की हायर डिविडेंड की
सोच रखते हैं तो वो भी पॉसिबल नहीं है। प्लस हम अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम जितना एक्सेसिव प्लाइंग बैक ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज द मोनोपोली, जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्निंग करेंगे उससे मोनोपोली को और इंक्रेजमेंट मिलता है। ओके चिल्ड्रन, तो आई होप आपको आज का सेक्शन क्लियरली समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे बोरोर फंड हमारे नेक्स्ट सेक्शन में। थैंक यू।